हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है सरकारी योजनाएं। आज हम सरकारी योजना के विषय में जानकारी लेंगे। इससे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास की योजनाएं, इसके अंतर्गत पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए पहली योजना बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना तो बनता है, इससे रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहले तो इसका नाम, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, नरेगा, और अब इसको एमजी नरेगा बोला जाता है। ठीक है, 2005 में नरेगा थी, लेकिन 2009 से एमजी नरेगा हो गई। देखिए कोई भी योजना हो, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी पात्रता क्या है और प्रक्रिया का क्रियान्वयन कौन करेगा और कैसे काम होगा, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2005, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित है। इसमें क्या, इसका टारगेट क्या था, इसमें अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की बात हुई थी। देखिए इसमें क्या था, इनका जो टारगेट था वो क्या था, अकुशल मजदूर को एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, पहले 100 दिन का रोजगार था, लेकिन अब 150 दिन का 150 रुपये मजदूरी हो गई है इनकी। हो सकता भी और चेंज हो गया हो, लेकिन कम से कम बता रही हूँ मैं। तो ये बैकग्राउंड, अब आपको ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, नरेगा यानी कि एमजी नरेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों में अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। देखिए इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार हैं, उनमें कुछ लोग होते हैं जो अकुशल होते हैं। ठीक है, और वो काम करने के इच्छुक होते हैं, अकुशल तो है ही, लेकिन साथ में काम करने की वो इच्छुक होते हैं, तो उनको आजीविका की सुरक्षा देगी सरकार। ठीक है, एक बात यहाँ याद रखना है कि यहाँ की इच्छुक लोगों के लिए ये, ठीक है, जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं काम के लिए। ठीक है, सरकार आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि आप चलो। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश के ये संपूर्ण जिलों में लागू है ये। ठीक है, पात्र कौन होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वयस्क सदस्य जिनकी आयु 18 साल के ऊपर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या क्या है। क्रियान्वयन प्रक्रिया, ठीक है, इच्छुक परिवारों को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉब कार्ड प्रदान करेगी। रोजगार आवेदन के 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को प्राथमिकता। कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी जो गवर्नमेंट आई है वो कहती है कि जितने भी अकुशल हैं उनको कुशल बनाओ और अच्छे काम कराओ, उनको क्रियान्वयन कैसे करना है ये सब देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंजीयन कहाँ कराना पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है कि इनका पंजीयन ग्राम पंचायत में कराना होता है। और 15 दिन के अंदर आपको रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये सरकार का काम है। ठीक है, और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, ये आपको याद रखना है। इसमें मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। इसका भुगतान साप्ताहिक होता है। आपको मंथली या हर दिन के पैसे नहीं दिए जाएंगे, सप्ताह में पैसे का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये भुगतान किसी भी परिस्थिति में 15 दिन से ज़्यादा देरी नहीं होगी। देखिए श्रम आयुक्त तो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो वो डिसाइड करेंगे कृषि श्रमिकों अकुशल वाला तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, या तो उस राज्य में वो अलग अलग चलता रहता है या केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसका जो भुगतान होता है वो साप्ताहिक होगा। पैसे डेली या महीने में नहीं मिलेंगे। ठीक है, हफ्ते में मिलते हैं। कोई भी भुगतान 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो ऊपर। ठीक है, आगे है बेरोजगारी भत्ता। यदि 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो पहले 30 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी की 1/4, शेष दिनों के लिए आधा। कहने का मतलब ये है कि अब मान लो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार नहीं मिला तो पहले 30 दिनों के अंदर जो भी न्यूनतम मजदूरी है उसका 1/4 आपको मिलेगा। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर आपको रोजगार नहीं मिलता तो, और 30 दिन के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता है, मान लीजिए 1 महीना हो गया तो भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको आधी राशि मिलेगी। ठीक है, जो भी न्यूनतम मजदूरी होगी, यानी कि जैसे आपकी 200 रुपये है मजदूरी, उसका 1/4 यानी कि 50 रुपये मिलेगा 15 दिन से ज़्यादा लेट हो रहा है तो। और अगर
पूरा महीना ही लेट हो गया है तो 100 रुपये मतलब आधा मजदूरी आपको दी जाएगी। तो ये सुविधा होती है, ठीक है, आपको ये मिलता है। आगे देखते हैं स्थल पर सुविधाएं। स्थल पर क्या क्या सुविधाएं हैं? पीने का पानी, छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए दवाएं होती हैं। यदि देखिए अगर माँ है, ठीक है, उसका बच्चा अगर 6 वर्ष से कम आयु का है, बहुत सारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारी औरतें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए झूला घर की व्यवस्था भी कराती है सरकार, ताकि माँ अपना पर्याप्त ध्यान अपने काम पे लगा सके, उसे बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता ना हो। तो ये सुविधाएं उपलब्ध होती है कार्यस्थल पर, ठीक है। आगे है दुर्घटना क्षतिपूर्ति। मृत्यु होने या अस्थायी अपंग होने पर 25,000 रुपये या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो, ठीक है, ये राज्य सरकार को अधिकार है, जैसा वो डिसाइड करे वैसा करती है, ठीक है। तो दुर्घटना से क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, ठीक है। आगे है हितग्राही मूलक विकास कार्य। SC ST या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हितग्राही या इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, ये तो आप समझते ही होंगे, है ना। स्वयं की कृषि भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के लिए कार्य। देखिए अब बात करें हितग्राही मूलक की, तो जो बंदे काम करने जा रहे हैं उनको विशेष सुविधा दी जाती है कि अगर वो बंदा ST SC का है या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का है या भूमि सुधार के हितग्राही हैं या इंदिरा आवास योजना के हितग्राही हैं, तो जो उसकी स्वयं की कृषि भूमि है उसके लिए सिंचाई सुविधा मिलेगी। मान लीजिए आप सिंचाई में, बागवानी में या भूमि विकास में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो डे भी काउंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। काम करने के जो डे हैं इसमें भी काउंट हो जाते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि जो 150 दिन है ना, उनमें से कुछ दिन आप अपने घर पर भी काम करके उसे उसमें जोड़ सकते हैं और आपको पैसे कौन देगी? सरकार देगी। तो बहुत बड़ी योजना थी ये। कौन सी योजना? जो पहली योजना भी हमने पढ़ी, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, MG नरेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। अगली योजना है नंदन फलोद्यान योजना, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए। देखिए ये योजना क्यों बनाई गई? जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बनाया गया है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान ना हो इसलिए, और दूसरी बात ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्रोत होना चाहिए, ठीक है। ग्रामीण लोग जो हैं उनकी आजीविका के लिए आय सृजन का स्थायी स्रोत होना चाहिए, ताकि उनको रोजगार मिलता रहे, उनका घर चलता रहे। और साथ ही साथ यदि इच्छुक हितग्राही हैं तो अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करके रोजगार की मांग के साथ साथ ग्राम पंचायत में आवेदन करेगा। फिर ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदनों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी और जो वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो इच्छुक हितग्राही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसके पास निजी भूमि होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करें। अब उद्यानिकी से क्या मतलब है? जैसे कि फल हो गई, सब्जियां हो गई, आम, केला, टमाटर, संतरा, प्याज, गाजर, ये सब सब्जियां लगाइए, ठीक है, उनकी खेती कीजिए, ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर मार्केट में भी ले जाकर आप उसे बेचें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो अगर आप खुद की ज़मीन पर ये सब करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये लाभ लेना है तो क्या करना होगा? ग्राम पंचायत में आवेदन करना पड़ेगा। अब ग्राम पंचायत में आपने आवेदन किया तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? सारे आवेदनों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी, ठीक है। फिर ग्राम सभा क्या करेगी? ग्राम सभा ये चेक करेगी कि इस योजना के लिए आप पात्र हो या नहीं हो, ठीक है। और इस योजना में किनको प्राथमिकता दी जाएगी? जिनके पास खुद की सिंचाई की व्यवस्था हो, जिसके पास आपके पास खुद की सिंचाई की व्यवस्था, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ ये प्रथम प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिनके पास खुद की सिंचाई की व्यवस्था है, और दूसरी प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। सशर्त दी जाती है दूसरी प्राथमिकता, ठीक है। तो ये प्रथम प्राथमिकता है। दूसरी जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो सशर्त आपको दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें योजना के लिए राशि की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार कितना पैसा देगी ये फिक्स नहीं है, वो राज्य सरकार तय करती है, ठीक है। तो ये है नंदन फलोद्यान योजना। अब हम पढ़ेंगे कपिल धारा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार। देखिए मतलब क्या है, जब आप कृषि उत्पादन करते हो तो कभी कभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है,
ये योजना उन्हीं को टारगेट करती है। कौन सी योजना? कपिल धारा योजना, जिससे उत्पादन अच्छा हो ताकि उनकी आजीविका में और सुधार हो सके। क्लियर है? यहाँ मैंने और भी स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है और सरल भाषा में, ठीक है। इसके बाद है, अगर हितग्राही परिवार को कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लो मुझे ये योजना का लाभ लेना है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? मुझे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी और ऐसे हितग्राही का चयन किया जाएगा जिनमें स्वामित्व वाली कृषि भूमि में पानी का स्रोत नहीं हो या स्वयं की भूमि है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि जिनके पास स्वयं की भूमि है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या जिनके पास स्वयं की भूमि है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था है, इनको टारगेट किया जाता है। ये बेसिकली उन्हीं के लिए है, ठीक है। इसके बाद है, हितग्राही परिवार का एक सदस्य न्यूनतम 5वीं पास होना चाहिए। ये शर्त होती है इनकी कि हितग्राही जो इसका लाभ लेना चाहता है उनका एक परिवार का सदस्य कम से कम 5वीं पास हो। लेकिन अगर आप सहरिया, बैगा, भारिया है तो आपको 5वीं पास होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ये छूट दी जाएगी क्योंकि ये बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद है, हितग्राही की ग्राम पंचायत में आवेदन। देखिए, कोई भी योजना है उनका आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है इसका कपिल धारा योजना का आवेदन? देखिए, हितग्राही जो लाभ लेना चाहते हैं उनका आवेदन ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा और जब आवेदन करने जाओगे तो बताना पड़ेगा कि प्रस्तावित भूमि के आपका आकार क्या है, अनुमानित विवरण देना होगा आपको भूमि का। आपको बताना होगा कि आपकी भूमि का आकार कितना है, ठीक है। ये सब आपको बताना पड़ता है वहाँ, ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत में बैठक होगी, अनुमोदन किया जाएगा और बाद में जनपद और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन कराया जाता है। 3-4 जगह इनका अनुमोदन कराया जाता है। इसके बाद आपको योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। इसके बाद है, सामुदायिक विकास कार्य। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक योजना है, सामुदायिक विकास कार्य, ये एक योजना है। इसके तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य किए जाते हैं। कुल मिलाकर काम क्या है? देखिए, सिंचाई का, इसमें काम क्या है? सिंचाई का है। तो जल संरक्षण करना चाहिए, वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए जिससे पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी नहीं होगा तो सिंचाई कैसे होगी? ये सवाल है, ठीक है। इसी में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर है, तो इसके लिए परंपरागत बाढ़ नियंत्रण, ताकि फसल बर्बाद ना हो, ताकि पानी की दिक्कत ना हो, बाढ़ नियंत्रण कराया जाएगा, ठीक है। जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी और 12मासी सड़कों के रूप में ग्रामीण संपर्क बनाना। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी जिसमें कीचड़ ना हो और ग्रामीणों से संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीणों से संपर्क बनाए रखेंगे तो पता चलेगा कहाँ कौन सी सड़क कमज़ोर है, तो हमें उस हिसाब से कार्य करना होगा, ठीक है, ताकि पानी का जमाव ना हो, ठीक है। आगे है, SC/ST गरीबी रेखा के नीचे के परिवार भूमि सुधार के लिए हितग्राही, इंदिरा आवास योजना के हितग्राही को स्वयं की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। देखिए, जो ST/SC लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के हैं, जो हितग्राही इंदिरा आवास योजना के हितग्राही हैं, जिनके पास स्वयं की भूमि है, तो उनको सिंचाई की सुविधा इसमें दी जाती है, ठीक है। यहाँ भी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधियों में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसमें भी 100 दिन का रोजगार है, ठीक है, जिसमें से आप खुद के घर का काम भी इसमें ऐड कर सकते हो। इस 100 दिन में चाहे बागवानी हो या कृषि कार्य हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो। कार्यस्थल पर दुर्घटना हो या क्षतिपूर्ति का अधिकार हो, ठीक है, उसके लिए आपको मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाती है तो उसका क्षतिपूर्ति का भी प्राप्त करने का आपको अधिकार होगा, उसके लिए भी सरकार आपको मुआवजा दिलाएगी, ठीक है। इसके बाद है इंदिरा आवास योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो आवासहीन परिवार है उनके लिए, जिनका घर नहीं है, जो आवासहीन है, ठीक है। देखिए, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो जो भी पैसा आएगा उसका 75% भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है, देय होता है। 25% राज्य सरकार देती है। जिलेवार राशि का निर्धारण कौन करता है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जिलेवार राशि का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है भारत सरकार, ठीक है। निर्माण हितग्राही स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा राशि उपलब्ध कराएगा। मतलब कि देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही को राशि मिलेगी। किसके द्वारा मिलती है? ग्राम पंचायत के द्वारा। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना में ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही को राशि मिलेगी और हितग्राही स्वयं घर बनवाएगा।
सरकार बना के नहीं देगी, स्वयं घर बनाएगा, उसे राशि मिलेगी लेकिन वो स्वयं घर बनाएगा, ठीक है। इंदिरा आवास में आपने देखा ही होगा, ठीक है, वो लोग घर बनाकर रह नहीं देंगे, ठीक है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। विकल्प के तौर पर प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? जो संयुक्त पति पत्नी के नाम हो, ठीक है, जिनका राशन कार्ड में स्वयं पति पत्नी का सन्मुख नाम होता है, घर उनके नाम पर होता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। आवास के साथ धुएं रहित चूल्हे का निर्माण और शौचालय भी कराया जाएगा। इतनी पर्याप्त राशि उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंदिरा आवास अभी कई जगह चल रहा है तो आपको पता होगा, सभी जानते होंगे, कईयों का घर बन रहा है इसके द्वारा। जिनका कच्चा मकान था उनको पक्के मकान बनने की बहुत सुविधा दे दी है सरकार ने। अगला है चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। SC ST, विकलांग, मंदबुद्धि, एक्स सर्विसमैन, बाढ़ भूकंप प्रभावित को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी ये आपको विस्तार से पता होना चाहिए। ST SC सभी में है। विकलांग, इसमें क्या है? विकलांग को, मंदबुद्धि को, एक्स सर्विसमैन को और बाढ़ भूकंप प्रभावित को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। योजना के संसाधनों को 60% SC ST के लिए, 40% सामान्य और 3% निःशक्त जन के लिए। देखिए योजना के जो संसाधन है, जो लाभ है, उनको डिवाइड किया गया है। 60% किसके लिए दिया गया है? ST SC के लिए, 40% सामान्य के लिए, 3% निःशक्त के लिए। ये 3% इसी में शामिल है, ठीक है। अगला है, इसमें जो घर बनाया जाएगा उसका जो कारपेट क्षेत्र है वो 20 मीटर स्क्वायर का होगा। अब देखिए इसमें क्या बोल दिया गया है, इसमें जो घर बनाया जाएगा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, उसका जो कारपेट का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो 20 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें शर्त लगा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। नाम से स्पष्ट है, अन्नपूर्णा का मतलब क्या है? अन्न को पूर्ण करने वाली, मतलब खाना मिलते रहना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है ये आपको जैसा का तैसा याद रखना है। ST SC के लिए है लघु सीमांत कृषकों को सरकारी फसलों किस्मों, देखिए जो कृषकों को सरकार की तरफ से जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं वो चाहे तो उससे बदलकर और भी लाभकारी दलहनी या तिलहनी फसलों को वो ले सकते हैं, ठीक है। जो सरकार फसल या बीज उपलब्ध कराती है उससे बदलकर वो दूसरी बीज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। और साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाना होता है आपको। और इसमें 1 हेक्टेयर सीमा तक में जितने बीज आप बोगे, याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर सीमा तक में जितने बीज आप बोगे उसके स्थान पर उतने ही बीज आपको मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 हेक्टेयर के लायक जितने बीज देंगे, यानी बीज आप 2 हेक्टेयर में बो दें, ऐसा नहीं है। 1 हेक्टेयर की सीमा तक जितने ही आपके उतने ही बीज आपको मिलेंगे, ठीक है, उतने ही स्थान पर आप बो सकते हो, ठीक है, ऐसा बताया गया है। फिर है 75% अनुदान दिया जाता है इसमें। और अन्य फसल का बीज चाहने पर 25% मूल्य का अथवा नकद राशि जमा करना होगा। सरकार जो बीज आपको देती है उसके आपको अगर वो नहीं चाहिए, उसके बदले आपको दूसरा बीज चाहिए, तो उसके लिए आपको 25% मूल्य जमा करना होगा या नकद राशि आपको जमा करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नाम से ही क्लियर है, देखिए स्वरोजगार के लिए, नाम से ही क्लियर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नाम से ही क्लियर है ना, स्वरोजगार के लिए है। और गरीबी रेखा के नीचे के लिए है। स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा के ऊपर लाना, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे के लिए लोगों के लिए है, स्वरोजगार के लिए है। इसमें क्या है? ऋण और अनुदान उपलब्ध कराना स्वरोजगार के लिए, और गरीबी रेखा के ऊपर लाना लोगों को, यानी खुद का रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाना। नाम से ही क्लियर है, स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार के लिए बढ़ावा देना, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी याद रखना है। ग्राम सभा द्वारा चयन किया जाता है, ये याद रखना है। अगली योजना है खेत तालाब योजना, 2007 आपको सन याद रखना है, ठीक है। कृषि के समग्र विकास के लिए सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो मैं अपने एक खेत को तालाब बना देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा क्या है, खेत है, ठीक है, मैं एक खेत को तालाब बना दूँ, है
है ना। इसका मतलब कि इस तरह व्यवस्था कर दूं कि बहुत सारा पानी भर जाए और उसका इस्तेमाल करके मैं अगल बगल की खेत की सिंचाई कर सकूं। तो ये उसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, ये आपको याद रखना है, और सभी कृषकों के लिए है। लेकिन एक कंडीशन है, कौन सी? इसमें कि मात्र एक खेत तालाब के लिए अनुदान दिया जाता है। आपके पास बहुत सारे खेत हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक खेत तालाब के लिए इसमें सहायता मिल सकती है। आप अपनी ओर से जितना लगा सके, आप चाहो तो पूरे खेत को तालाब बना दो, लेकिन सरकार जो अनुदान देगी वो सिर्फ एक खेत के लिए देगी, ठीक है। कृषक स्वेच्छा से मॉडल का चयन कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के मॉडल बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें 3 तरह के मॉडल बताए गए हैं। कृषक अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जो उसको सही लगे वो अपने मॉडल का चयन करके उसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। देखिए, योजना का स्वरूप क्या हो गया? 15 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 3 मीटर। ये 3 तरह के मॉडल हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3 तरह के मॉडल तैयार किए गए हैं। कृषक स्वेच्छा से कोई भी मॉडल का चयन कर सकता है इन तीनों में से। कृषक स्वयं के वित्तीय साधन से, ठीक है, या बैंक जो ऋण देगी उसके माध्यम से खेत तालाब का निर्माण कर सकता है, ठीक है। स्वयं वित्तीय साधन से या बैंक के ऋण द्वारा कोई भी एक मॉडल का चयन करके वो खेत तालाब का निर्माण कर सकता है। सरकार पूरी राशि नहीं देगी, लागत का 50% अनुदान, यानी कि अधिकतम इतने पैसे देगी। कोई भी आप चयन कर लीजिए मॉडल का, ठीक है, उसका 50% देगी सरकार और बाकी का आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी खेत तालाब योजना। इतना चीज़ आपको याद रखना है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में है ये, और समस्त कृषक वर्ग के लिए है, लेकिन मात्र एक खेत तालाब के लिए अनुदान देगी सरकार, ठीक है। आप अपनी ओर से भली जितना लगा सकूं। आगे देखते हैं। अगली योजना है बलराम ताल योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्षा के जल बह जाने, जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उनसे सिंचाई करने, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, विधवा, परित्यक्ता पुत्री। देखिए, वर्षा का जो जल बह जाता था उससे ना तो भूमिगत सिंचाई हो पाती थी, ना वो ठहर पाता था, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक योजना चलाई गई कि ये जो वर्षा का जल है वो बह जाता है, उसकी अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर सिंचाई की जाए, ठीक है। पिछले टॉपिक में भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या है? पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, विधवा और परित्यक्ता पुत्री, इनको विशेष सहायता दी जाती है, ठीक है। प्राथमिकता है इनको, ठीक है। क्या है इसमें? 25% अनुदान सरकार देगी, 75% आपको खुद से करना होगा। अब ये योजना क्यों चलाई गई? क्योंकि इसमें 25% अनुदान, सिर्फ 25% अनुदान सरकार देगी और 75% राशि का आपको स्वयं करना पड़ेगा, व्यवस्था, ठीक है। 25 मई 2007 के बाद पंजीकृत प्रकरणों पर योजना का लाभ मिलेगा। 25 मई 2007 के बाद के जितने भी प्रकरण हैं उन पर योजना का लाभ मिलेगा, ये बताया गया है, ठीक है। 25 मई 2007 के बाद, ठीक है। इसके बाद है कृषि विभाग का स्थानीय कार्यालय के अंडर आता है। ये आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत आएगा ये? बलराम ताल योजना कृषि विभाग का स्थानीय कार्यालय के अंडर आता है ये, ठीक है। अब है मजदूर सुरक्षा योजना। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मजदूरों की सुरक्षा के लिए भूमिहीन खेतीहर मजदूर, यानी जो कि भूमिहीन है, आप जानते होंगे ऐसे मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है ना, वो दूसरे लोगों के खेत में, अधिया नाम आपने बहुत सुना होगा, अधिया, है ना, खुद का बीज डालते हैं, मेहनत खुद करते हैं, लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाती है, कटाई वटाई सब हो जाती है, तो आधा उस खेत के मालिक को देते हैं और आधा खुद रखते हैं, तो वो होता है अधिया, ठीक है। इस तरह से वो काम करते हैं। तो उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, ज़रूरत एवं मुसीबत पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई है, ठीक है। और ये क्या है? खेतीहर मजदूर है ना, जो वो है, और जो कि भूमिहीन है, जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती, उनके लिए, ठीक है। इसके बाद है, इसमें 18 से 60 साल के खेतीहर मजदूर के परिवार की स्त्री को प्रसूति व्यय दिया जाता है। देखिए, 18 साल से 60 साल के खेतीहर मजदूरों के परिवार की जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, उनको जो प्रसूति व्यय है वो मिलता है। 6 माह की मजदूरी की भुगतान भी मिलता है। माता के साथ साथ पति को भी, देखिए, माता को तो मातृत्व अवकाश तो मिलता ही है, लेकिन साथ में पति को भी पितृत्व अवकाश के साथ 2 सप्ताह की मजदूरी भी दी जाती है। किसमें? मजदूर सुरक्षा योजना में, ठीक है।
बच्चों को पहली से स्नातकोत्तर की छात्रवृत्ति भी मिलती है। कक्षा पहली से लेकर वो स्नातकोत्तर कक्षा तक पहुंचने तक उसे छात्रवृत्ति भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद है आवेदन ग्राम सभा में करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। 5 रुपये शुल्क के साथ 5 रुपये का शुल्क लिया जाता है आवेदन करने के लिए। ये आपको याद रखना है। यदि 5वीं कक्षा या उससे आगे तक प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को, अगर बच्चा 5वीं कक्षा में है या आगे तक की कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है तो उसे नकद पुरस्कार भी दिलाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 6,000 रुपये की विवाह सहायता कन्याओं को दिया जाता है। ऐसे परिवारों की कन्याओं का अगर विवाह होता है तो उन कन्याओं को 6,000 रुपये की विवाह सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार की ओर से। ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन को शामिल किया जाएगा? पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, विधवा और परित्यक्ता पुत्री। ठीक है, जो पति द्वारा छोड़ दी जाती है ऐसी पुत्री को भी शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे है किसान साख पत्र यानी कि क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत साख सीमा से कृषकों को सरलता से ऋण उपलब्ध कराना। मतलब कि सरकारी संस्थाओं से जो क्रेडिट कार्ड मिलते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके बैंकों से ऋण ले सकते हैं। कौन? कृषक, किसान, नाम से स्पष्ट है ना। सरकारी संस्थाओं से जो उनको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उसका इस्तेमाल करके बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं वो। ये एक कार्ड बना दिया जाता है। उस कार्ड से मजदूरों के लिए यानी कि मेनली कृषकों के लिए कोई बीज लेना है उनसे उनको मिल जाता है आसानी से, है ना। और जैसे ही पैदावार बेच देते हैं, फसल तैयार हो जाती है तो राशि वापस जमा कर दी जाती है ऋण के रूप में। ठीक है, इसके बाद है ऐसे कृषक जो सरकारी साख समिति के सदस्य हैं और अपने कृषि कार्यों के लिए ऋण लेते रहते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, ऐसे कृषक जो सरकारी समिति के सदस्य हैं ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो अपने ऐसे कार्यों के लिए ऋण लेते रहते हैं उनका क्या रहता है? क्रेडिट अच्छा रहता है। क्रेडिट जो देखती है ना बैंक, वो अच्छा रहता है इससे, तो उनको ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऋण जिला सहकारी केंद्र बैंक और कृषि साख सहकारी समिति से दिया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। प्रतिवर्ष रिन्यू होता है क्रेडिट कार्ड उनका। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो राशि जो होती है वो जमा कर दी जाती है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं से जो क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उसका यूज़ करके ये बैंकों से ऋण लेते हैं। खाद बीज खेती के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है उनके लिए उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। ये ऋण चेक के माध्यम से मिलता है, नकद नहीं मिलता। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऋण का भुगतान कैसे होता है? नकद नहीं होता। देखिए, नकद ऋण अगर खरीफ की फसल के लिए है तो 15 मार्च के पहले, और रबी की फसल के लिए है तो 15 जून के पहले, और वस्तु ऋण है तो 15 जून के पहले कर दिया जाता है। ये आपको ये लाइन पूरी याद करनी है। ठीक है, किसमें? क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। ठीक है, नकद ऋण सीमा का उपयोग चेक के माध्यम से किया जाता है। इसमें नकद भुगतान नहीं किया जाता, चेक के माध्यम से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये भी आपको याद रखना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के लिए है। जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, भले वो कोई भी वर्ग के हों, उनके लिए है। नाम से ही क्लियर है, उपचार के लिए है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गरीबी रेखा के लिए। ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और सभी वर्ग के लिए है। एक दीनदयाल योजना एक और चलाई गई थी जो ST SC के लिए थी, ये वो नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है आपको किसके लिए चलाई गई थी। कोई भी योजना किसके लिए चलाई गई थी, उसका काम क्या है, उसका टारगेट क्या है और कौन का इसका काम करता है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 25 सितंबर 2004 को चालू हुई थी ये योजना। ये आपको याद रखना है डेट। 20,000 तक निःशुल्क जॉब, 20,000 तक निःशुल्क जांच की सुविधा देता है। ये 1 वर्ष के लिए होता है और हर वर्ष ये रिन्यू होता है। ठीक है, इसमें एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। हर परिवार के प्रत्येक सदस्य का नहीं बनता, परिवार के एक परिवार का एक कार्ड बनता है। मुखिया का फोटो तथा परिवार का पूरा विवरण होता है, तभी इसका फायदा होगा। ठीक है, इसमें आप शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं जहां भर्ती सुविधा मिलेगी वहां आप दिखवा सकते हो, या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में रेफर भी किया जा सकता है। देखिए, इसमें आपको जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके भर्ती भी हो सकते हैं, वहाँ की सुविधा ले सकते हो। अगर उनसे काम नहीं संभल रहा है तो बड़े अस्पताल में भी आपको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका इलाज मुफ्त होगा इसके ज़रिए। ठीक है, लेकिन तब जब वो खुद आपको रेफ़र करें। ठीक है, इसके बाद है अगली योजना है जिला राज्य बीमारी सहायता निधि। नाम से ही क्लियर है,
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए है, और जो घातक और जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए, उनको 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सहायता मुहैया कराई जाती है। देखिए, 25,000 से 75,000 के प्रकरणों का निर्णय कौन करता है? प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर करेंगे, जो अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर 75,000 से 1.5 लाख प्रकरण का निर्णय कौन करेगा? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्य प्रदेश ये करेगी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको सहायता मुहैया कराई जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ शासकीय अस्पताल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित अस्पताल के लिए ही ये मान्य है। एक व्यक्ति का एक ही कार्ड बनता है, ठीक है, परिवार का नहीं। एक बार ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है इसका। ठीक है, तो सरकार एक बार के लिए आपको सुरक्षा दे रही है। ठीक है, हर बार के लिए नहीं, सिर्फ एक बार के लिए। इसके बाद है जननी सुरक्षा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को घर में प्रसव ना कराकर संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को घर पर प्रसव ना कराकर संस्थागत प्रसव कराने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती होना पड़ता है इसके लिए। मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में प्रसव कराने गरीबी रेखा के नीचे तथा ST SC की महिलाओं को विशेष। देखिए, मान्यता प्राप्त अगर निजी अस्पताल में आप प्रसव कराते हैं तो आप कहाँ के गरीब हैं? ठीक है, गरीबों के लिए है ना ये योजना। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो आप कहाँ के गरीब हुए? तो ये मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने गरीबी रेखा के नीचे तथा ST SC की महिलाओं को विशेष छूट मिलेगी। अगर आप ST SC की महिलाएं हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव कराना चाहती हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आपको उसमें छूट मिल सकती है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। आगे है ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये की और शहरी क्षेत्र में 1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने वाले जो प्रेरक होते हैं ना, ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, गर्भवती को अस्पताल तक पहुंचाने वाले जो प्रेरक होते हैं ना, उनको 600 रुपये सहायता दी जाती है ग्रामीण स्तर के, और शहरी में 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है उनको अस्पताल तक लाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य है। जो बहुत दूर दराज में रहते हैं आदिवासी लोग, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें क्या है? जो चलित वाहन रहता है ना, उसमें डॉक्टर, स्टाफ, ज़रूरी उपकरण, दवाइयाँ, सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं जो अस्पताल में होती हैं। आदिवासी क्षेत्र और ग्रामों के आसपास, जो हाट बाजार के आसपास, सभी वर्गों को इसमें सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी कहते हैं। ठीक है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। तो फ्रेंड्स, ये थी इम्पॉर्टेंट योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं थी। ये इनसे आपके 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन बाहर निकल कर आते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। 15 योजनाएं, 15 योजनाओं को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।